हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेपर है आपके जो अभी जीआईसी एलटी ग्रेड के कृषि का पेपर हुआ है, उसका पेपर है। और उसके सामान्य अध्ययन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं कि आपको जीआईसी एलटी ग्रेड के जो 13 विषय हुए हैं उनका पेपर जो है पेपर सॉल्व कराया जा चुका है। आज ये 14वां है और इसके बाद हम लोग स्पेशल जीआईसी लेक्चरर का जो भी कंटेंट हमको पढ़ना है उसको हम लोग कल से प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे हमको एक अंदाजा लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीआईसी लेक्चरर के, जीडीसी के, या जो भी और भी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित एग्जाम्स होने हैं उनके लिए आपको एक आंकड़ा लगेगा। और साथ ही साथ ये भी पता लगेगा कि जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम्स में देखने को मिले थे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर सीख हो सकती है। और इसके साथ साथ चूंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे वो इसी पर सॉल्व करेंगे, पीपीटी पर नहीं करेंगे क्योंकि वो तैयार नहीं है। इसलिए कि टीम के साथ जो हमारा सदस्य है उसके साथ में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तो वो तैयार नहीं है, तो आज इसी पर हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन हेतु प्रावधान करता है? तो आंसर आप लोगों के सामने है, अनुच्छेद 169। ध्यान समझिएगा मित्र, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 जो है राज्यों में विधान परिषद के गठन अथवा विघटन की शक्ति संसद को प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल के गठन से और अनुच्छेद 171, ठीक है, ये 168 किससे संबंधित है? राज्य विधानमंडल से। और अनुच्छेद 171 जो है विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व, अब देखो ये क्वेश्चन, नमक मार्च का जो है नेतृत्व ये सी राजगोपालाचारी हैं, जो कि सही विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों को प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सॉल्व करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर आपको अंदाजा लग सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1930 के दौरान जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया, उस समय दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था, ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने 13 अप्रैल 1930 को त्रिचुनापल्ली से अपनी यात्रा शुरू की और 28 अप्रैल को वेदारण्यम यानी तंजौर तक पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। यह यात्रा को वेदारण्यम मार्च के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से, और अगर हम बात करें के कल्पम ने केरल में और जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन तंजौर तट का नेतृत्व राजा जी यानी राजगोपालाचारी इन्होंने। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जर्मनी से उद्गमित होकर काला सागर में अपवहित होती है? तो देखो यहाँ पर ये सही विकल्प क्या है, डेन्यूब नदी। देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के दौरान सॉल्व किया था। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। यह पूर्व की ओर बहते हुए यूरोप के 10 देशों जैसे हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, रोमिया आदि से गुजरती है और अंततः रोमानिया और यूक्रेन की सीमा पर एक विशाल डेल्टा बनाते हुए काला सागर में गिरती है। इसके विपरीत राइन और एल्ब नदी जो है, राइन और एल्ब ये दोनों, ठीक है, ये दोनों नदियां उत्तरी भारत में गिरती हैं। जबकि अगर बात करें हम वोल्गा की, तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रूस से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। इन चारों नदियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। यह है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखो यहाँ पर ये है चारों विकल्प और इनमें से जो सही है मित्र वो है आपका ये सी वाला विकल्प, न्यास और न्यासी, ठीक है। थोड़ा सा आज दिक्कत हो रही है क्योंकि पीपीटी तैयार नहीं हुई है, टीम के साथ में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इस वजह से ऐसा है। लेकिन हम चाहते हैं किसी भी तरीके से प्रीवियस ईयर को ख़त्म करके हम लोग कल से जो है अपना जीआईसी स्पेशल लेक्चरर का जो स्पेशल है वो सब हम पढ़ना शुरू कर दें। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका ये वाला आंसर, ठीक है, न्यास और न्यासी, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से में विभाजित किया गया है। न्यास और न्यासी यानी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। इसकी प्रविष्टि संख्या 10 है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो जैसे गैस और कार्य, ये वाला ये है भैया और मत्स्य पालन, ठीक है, ये और भूमि और भवनों पर कर, ये विशेष रूप से राज्य सूची के विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, इसके अतिरिक्त आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये है आपका मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विकल्प सही है ये वाला आप आयोग ने माना हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिक्कत तो हमको भी हो रही है भाई, अब हमारी आदत हो गई है पीपीटी पर, और लेकिन अब आंसर आपको सबसे पहले दिख रहा है, लेकिन अब ठीक है। देखो यहाँ पर कार्बन रेटिंग में प्रयोग होने वाला रेडियोधर्मी C14 जो है किससे उत्पादित होता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये है आपका 1883 में पारित एल्बर्ट विधेयक में कौन सा विवादास्पद प्रावधान था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा विवादास्पद प्रावधान था, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो सही किया गया है वो डी है, ठीक है। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार। देखो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में विधि सदस्य सर PC एल्बर्ट ने 1883 में एक विधेयक पेश किया जिसमें एल्बर्ट बिल, जिसको क्या कहा गया, एल्बर्ट बिल कहा गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था। इससे पहले भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय नागरिकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं था। एल्बर्ट बिल ने भारतीय जजों को यह अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। इसका भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने तीखा विरोध किया, मतलब इसे श्वेत विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है, जिसके कारण अंततः विधेयक को संशोधित करना पड़ा। अब देखो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये देखो है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट, ये है समाचार पत्र, ये है संपादक। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम लोगों को एक आकलन मिलेगा कि यार प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया लगभग हमने सबको सॉल्व कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ इसको देख सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो कूट के माध्यम से जो सही बताया गया वो है A का 1, B का 2, C का 3, यानी ये सब अपने सामने वाले सब सही है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्वदेश मित्तन जी, ठीक है, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इसको जो है इसके संपादक थे। इन्होंने 1882 में इस तमिल समाचार पत्र की स्थापना की थी जो बाद में दैनिक बन गया था, ठीक है। अब बात करें अगर केसरी की तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार हम लोगों ने देखा हुआ। बाल गंगाधर तिलक जी को मराठी भाषा का यह प्रमुख समाचार पत्र राष्ट्रवाद का मुख्य पत्र था। तो अब भी हम लोग जब JIC के लिए स्पेशल पढ़ने लगेंगे तो इन सारी चीज़ों को समराइज करके प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोगों ने करा है उसको भी प्रैक्टिस करके इतना अच्छे से तैयारी करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत है ही नहीं। देखो यहाँ पर सुधारक ये है, ये गोपाल गणेश अय्यर, इसकी अगर हम बात करें तो तिलक से जो है वैचारिक मतभेद के बाद अगरकर ने केसरी छोड़ा और सुधारक शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन मिरर की तो ये मनमोहन घोष साहब हैं एवं देवेंद्र टैगोर साहब ने इनको जो है शुरू किया था। यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी पत्र था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भाई यह है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। तो अब यहाँ पर देखो ये वाला आपका विकल्प ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभिकथन जो ए है ये सही है, क्योंकि नदी के टेढ़े मेढ़े या लूप जैसे वृत्ताकार बहाव को विसर्प कहा जाता है, ठीक है। और कारण आर भी सही है क्योंकि ये बाढ़ के मैदानों में बनते हैं, जहां आर और ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि बाढ़ के मैदानों और डेल्टा क्षेत्रों को समतल सतह और अत्यंत मंद ढाल ही वह मुख्य कारण है जो नदी के जल को सीधा बहने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई अगला क्वेश्चन ये है आपका, नीचे दिए गए जो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है, इसमें भी इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आंसर इसमें जो है डी सही है, ठीक है। ये वाला आंसर ए और आर दोनों सही, आर ए की सही। एक बात आप जान लीजिए मित्र, ध्यान दीजिएगा, 95% ऐसे क्वेश्चन के आंसर यही सही होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो और आपको लग रहा हो कि आपके मार्क्स कम पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आंख मूंद करके इस टाइप के आंसर में यही लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर चांसेस है कि आपको विकल्प मिल जाएगा, ठीक है भाई। एकदम आप सही पोजीशन में हो तो ज़बरदस्ती रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होता है कि इसी तरीके से होता। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें ए और आर दोनों सही है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विधायिका में सभी वर्गों को उनका जनसंख्या या मत प्रतिशत के अनुपात में सीटें दिलाना। अभिकथन ए सही है क्योंकि यह प्रणाली उन अल्पसंख्यकों की आवाज़ देती है, मतलब उन अल्पसंख्यकों को आवाज़ देती है जो बहुमत प्रणाली में हार जाते हैं, ठीक है। और कारण आर भी सही है
और यह एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि यह प्रणाली विभिन्न नृजाति, लैंगिक और वैचारिक समूहों को उनके समर्थन के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, जिससे स्वतः ही अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है आपका महाराष्ट्र में दादोवा पांडुरंग ने परमहंस सभा की स्थापना मुख्यतः किसके विरोध में की थी? देखो भाई, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो सही विकल्प है जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा माना गया है दादोदा। ठीक है, ये दादोबा पांडुरंग तर्ककर ने 1849 में बंबई में परमहंस मंडली या मतलब सभा की स्थापना की थी। यह एक गुप्त समाज सुधार संगठन था। यद्यपि वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, किसमें? एकेश्वरवाद में, लेकिन उनका मुख्य और सबसे आक्रामक एजेंडा जाति प्रथा का विरोध करना था। इनकी बैठकों में सदस्य एक दूसरे के हाथ का बना भोजन ग्रहण करते थे, जिसमें निम्न जाति के रसोइये शामिल होते थे, ताकि जाति के बंधनों को तोड़ा जा सके। वे विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के भी समर्थक थे, लेकिन संगठन का केंद्रीय विरोध जाति भेद के खिलाफ था। ठीक है, आगे देखो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, ये गलत है परंतु आर सही है। देखो अब ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। अगर इसमें कोई ये तुक्का मान के मांग दे कि ये सही याद कर जो है तो ये गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की लैंड ग्रांट प्रणाली में प्रेरित होकर भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ? तो ये है 1960 पंतनगर। ठीक है, अभी हम लोग इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे आगे। ठीक है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना है ये 1960 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश यानी वर्तमान में उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है लैंड ग्रांट कॉलेज मॉडल पर की गई थी और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय का सहयोग प्राप्त था। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। यह भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष अंकन या हरित लवक में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण के 2 चरण होते हैं, प्रकाश अपक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, जो स्ट्रोमा में होती है। तो राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बना है भाई, पूछा गया है इस तरीके से, तो इसको भी ध्यान रखना है। और इससे संबंधित जो भी और भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हालांकि हम लोगों ने इसका अध्ययन किया हुआ है, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से इनका हम देखेंगे। देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब यह है अनुच्छेद, यह है प्रावधान। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनने हैं और देखने को मिले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो सही है भैया वो सी बताया जा रहा है, और सी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ए का यह है अनुच्छेद 110 जो कि धन विधेयक से संबंधित है, और बी का 3। ठीक है, बी का 3 ये है भारत की मतलब अनुच्छेद 267 भारत की जो है आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अगर हम बात करें तो सी का 1 ये हो गया, भारत जो है 266 अनुच्छेद भारत की संचित या समेकित निधि से संबंधित है। और ये चौथा 112 अनुच्छेद जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका मिल जाता है। देखो ध्यान समझिएगा, 110 का जो बात होती है धन विधेयक को परिभाषित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है और बना हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें 267 की इस अनुच्छेद की, तो यह संसद को भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित करने का अधिकार देता है। इसका उपयोग राष्ट्रपति की अनुमति से अप्रत्याशित व्यय के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है जो है अगला ये 266 अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो भारत की संचित निधि। ठीक है, और लोक लेखा का प्रावधान करता है। सरकार का सारा राजस्व इसी में जमा होता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 112 यह वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे सामान्यतः जो है बजट कहा जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सही विकल्प मिला। आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर अटल सुरंग, देखो ये भैया ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो अटल सुरंग की बात करें तो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ये देखो यहाँ पर तो 1 और 2 दोनों सही है। ये पहला वाला और दूसरा वाला, यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित है। यह मनाली और लाहौल
स्पीति घाटी से जोड़ती है। अटल टनल जिसे बोलते हैं हम लोग, जो लोग जाते हैं अनाली मनाली घूमने तो उनको दिखता भी है, देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें अटल सुरंग यानी अटल टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है, इसलिए यह कथन एक सही है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली को लाहौल स्पीति जो है घाटी से जोड़ती है। किससे? लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, जिससे यह क्षेत्र साल भर जुड़ा रहता है। तो बी भी ऑप्शन, ए भी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और 3 और 4 गलत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर है तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का मान बराबर होता है, ये आपका ये है -40 सही विकल्प है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर तो ये है भैया, ये त्रिभुज के किसी बाह्य कोण की माप अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप की दुगनी है और अन्य अंतः सम्मुख कोण की माप 60 डिग्री है। तो ये है आपका। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन भैया, ये है आपका 2025 एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप किसने जीती? पंकज आडवाणी साहब ने जीती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंकज आडवाणी भारत के दिग्गज क्यू स्पोर्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2025 एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में ईरान के खिलाड़ी किसको हराया था? अमीर सरशोख को पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स और स्कूनर दोनों में कई बार विश्व और एशियाई चैंपियन रह चुके हैं। उनकी यह जीत एशियाई स्तर पर भारत के दबदबे को और मजबूत करती है। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर तो ये अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये एक बार फिर से ये हो गया कि ये और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से सही हो जाता है। ठीक है, 3 तो इसी तरीके का आंसर सही हुआ। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो है ये सही है, क्योंकि डॉक्टर अक्सर दिल के दौरे के जोखिम वाले रोगियों को कम खुराक वाली एस्पिरिन लेने की सलाह देते हैं। और कारण आर भी सही है, क्योंकि एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट्स दवा के रूप में कार्य करती है। यह प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है, जिससे धमनियों में रक्त का थक्का नहीं जमता है। चूंकि थक्का जमना ही दिल के दौरे का मुख्य कारण है और एस्पिरिन इसे रोकती है, इसलिए आर अभिकथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर तो किस प्रणाली को सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन भंडार का? देखो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए और ये देखो यहाँ पर मृदा, तो यहाँ पर सभी हम लोगों ने ज़्यादातर लगभग 15-16 क्वेश्चन इसमें से हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर चुके थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर, मतलब प्रीवियस ईयर वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग उनको कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है स्थलीय कार्बन भंडार के बारे में ये जो बात हो रही है, तो महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा कुल कार्बन सिंक है, लेकिन भूमि आधारित अगर प्रणालियों में मृदा सबसे बड़ा जो है कार्बन भंडार है। ठीक है, मिट्टी में वनस्पति और वायुमंडल दोनों की तुलना में अधिक कार्बन जमा होता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, विघटित पौधे और ह्यूमस के रूप में विशाल मात्रा में कार्बन संचित रहता है। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये है निम्न कथनों में से आपको बताना है, विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके कथन है और यहाँ पर कूट भी दिया हुआ है, तो केवल मतलब 1, 3 और 4 तीनों सही है। तो ये इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये है आपका सही विकल्प क्या है? डी, 1, 3 और 4। तो ये भी सही है। नीति आयोग ने 2025 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। हम लोगों ने कई बार देखा इसको कि भैया खत्म कर दिया गया, नीति आयोग के नाम से नया मतलब वो बनाया गया है, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 2, ये नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत है। क्या है सही? नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है और ना ही यह एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरा का तो ये सही है भाई। नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, ठीक है। इसमें और इसका बात करें तो नीति आयोग सहकारी संघवाद के पोषण का उद्देश्य रखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये विकल्प आपका सही होता है। नीति आयोग संबंधित हमने कई बार इन सारी चीज़ों को देखा हुआ है। तो अगर हम आगे बात करें तो ये है आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से इस तरीके से है। तो अगर देखो तो एक बार ये देखो फिर से ए और आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से भाई देख ये 4 बार चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर हम लोगों को मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके रखना है, आंसर आराम से मिले। भारत की सांस्कृतिक विविधता को नृत्य के संदर्भ में बताता है। और कारण आर विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, असम, बंगाल, राजस्थान के विशिष्ट नृत्यों को सूचीबद्ध करके इस विविधता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। जब कारण में दिए गए तथ्य
सीधे तौर पर अभिकथन को सिद्ध करते हैं तो इससे व्याख्या माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विश्व मलेरिया दिवस, इसको अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले जो है करंट अफेयर के माध्यम से सॉल्व किया था 25 को। देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कृषि के संबंधित। देख लो, तो मलेरिया रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके रोकथाम के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिंचित एक महत्वपूर्ण दिवस है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस ये, ठीक है, मनाया जाता है। और अगर बात करें 20 अगस्त को तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके भाई ये क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग 5 दिसंबर के डेट में सॉल्व किया हुआ था, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। भारत में वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड थे? तो ये है भैया सही 84%। तो इसको तो हमने नहीं देखा था। नवीनतम सरकारी आंकड़ों और सर्वेक्षणों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में राशन कार्ड धारकों का कवरेज बढ़कर के लगभग 84% हो गया है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की योजनाओं के तहत जारी किए गए राशन कार्ड भी शामिल है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार ने राशन कार्डों की पहुंच और उपयोगिता को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो यहाँ पर देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये इस तरीके से है आपका, ये देखो एक फिर सही मिल गया यार। देखो हद है इस पेपर में, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है यार। मतलब सोच लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आंसर हो जाता है। 5वां क्वेश्चन है जो इस तरीके के आंसर में हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो सही हो जाता है। एक तो देखो 6 कुछ कुल मिला के क्वेश्चन आए हैं, अगर आप यही मान करके मानते तो 5 आपका सही होता, 1 गलत हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, ये अनुभव से आ जाएगा आपको भी। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इसकी क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम रखी गई थी। इसके लिए अगर हम बात करें तो ये सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है आपका, मतलब किसी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त राजकोषीय रियायत होता है। ठीक है, और जिसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए विभिन्न व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक, ठीक है, ये देखो विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हम लोगों ने इसको अध्ययन किया है और ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम, इसी नहीं GIC LT ग्रेड में। ठीक है, इसको हमने इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें तो सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम क्या बोल सकते हैं, सेज बोल सकते हैं। ठीक है, SEZ। ठीक है, तो सेज देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे विदेशी निवेश FDI आकर्षित करते हैं। ठीक है, और निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। यह संचालित कंपनियों को सामान्य क्षेत्रों की तुलना में करों में छूट यानी टैक्स हॉलिडेज, शुल्क मुक्त आयात और उदार श्रम कानूनों का लाभ मिलता है। तो इस तरीके से भाई देखो 27 क्वेश्चन में हम लोगों ने लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके थे। तो यहाँ पर देखो ये है आपका भैया नीचे दिए गए कथन, ये सही है परंतु आर गलत है। देखो हालांकि यहाँ गलती हो जाती है अगर उस तरीके से हम लगाएंगे। तो देखो बाग लगाने की कंटूर विधि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो इस तरीके से इस विधि को प्रमुख उपयोगिता पौधों को समान दूरी पर लगाना। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो डी ऑप्शन आपका ये सही है क्योंकि कंटूर विधि का उपयोग मुख्य रूप से पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में किया जाता है और इस विधि का मुख्य उद्देश्य उपयोगिता पौधों को समान दूरी पर लगाना नहीं है बल्कि मृदा अपरदन को रोकना है यानी सॉइल इरोजन, और पानी के बहाव को धीमा करके नमी को संरक्षित करना है। कंटूर रेखाओं के साथ खेती करने से पानी सीधे नीचे नहीं बहता है जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। तो आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो भैया, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म यानी स्थानीय पवन और उत्पत्ति सही सुमेलित नहीं है। आप देखो मतलब 20, 21, 22 क्वेश्चन हम लोग इसमें जो है पहले ही सॉल्व कर चुके थे। तो इतना इससे अच्छा और क्या चाहिए बताइए ज़रा। तो प्रीवियस ईयर ने इतना काम किया था। यहाँ पर देखो ये जो सही है जोंडा ब्राज़ील, जोंडा भैया ब्राज़ील में नहीं बहती है। यह एक गर्म और शुष्क पवन है जो अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत
के पूर्वी ढलानों पर बहती है, ना कि ब्राज़ील में। ठीक है, अगर हम बात करें पेम्पेरो का, तो ये भैया कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में, या अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में बहने वाली ठंडी ध्रुवीय पवन है। ठीक है, तो ये भी हो गया सही सुमेलित। और उसके बाद बोरा भैया एड्रियाटिक तट, ये सागर के एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर बहने वाली ठंडी और शुष्क पवन है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉन का, तो इसको हम लोगों ने बहुत बार किया है। फॉन ये आल्प्स पर्वत के, मतलब जो आल्प्स पर्वत यूरोप के उत्तरी ढलानों पर बहने वाली गर्म और शुष्क पवन है। तो इस तरीके से भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर देखें तो ये है आपका सही, 1 और 2 दोनों सही है। वर्ष 2025 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है और महर्षि अरविंद ने इसे भारत के पुनर्जागरण का मंत्र कहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना कब किया था? 7 नवंबर 1875 को की थी। यह बाद में उनके उपन्यास जो आनंद मठ का हिस्सा बना। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 2025 में इसकी रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह कथन पहला वाला सही है। और दूसरे कथन की अगर हम बात करें तो महर्षि अरविंद ने जो अरविंद घोष ने इस गीत के आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी प्रभाव को देखते हुए इसे भारत के पुनर्जागरण का मंत्र कहा था, यानी मंत्रा ऑफ इंडियन रिनेसांस कहा था, क्योंकि इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा फूंकी थी। अतः ये दोनों कथन आपके सही। इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन इन सारे सॉल्व किया और उम्मीद करते हैं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनसे सीख करके बहुत कुछ और बहुत अच्छा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर लिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।